हेलो एवरीवन, आई एम किरण नेगी और आज हम लोग आज से करने वाले थे क्लास 11th की केमिस्ट्री। पर आप लोग सोच रहे हैं यहाँ क्या चल रहा है, राइट? सो एक्चुअली हमें आज से करनी थी क्लास 11th की केमिस्ट्री और पहला चैप्टर है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसका सिलेबस मैंने देखा, आप लोगों का सिलेबस देखा मैंने, तो उससे मेरे को ये लगा कि इस क्लास पे इस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम लगाना बेकार है, क्योंकि कुछ तो टॉपिक्स हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं। प्लस इसमें इसका इतना ज़्यादा क्या नहीं इम्पैक्ट नहीं है। एक दो टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग अलग क्लास में खींचेंगे, लाइक सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह। तो आज की क्लास ऐसे ही स्टार्ट करते हैं और फटाफट करेंगे, ठीक है? टॉपिक्स देखना क्या है और मैं बताऊंगी वैसे आप लोगों को क्या क्या आ रहा है इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला टॉपिक जो है हमारा दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। पहले सुना होगा इसका नाम कहीं, क्लास 9th में पूरा चैप्टर था ये स्टेट ऑफ मैटर। मैटर को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस, ठीक है? वो क्या है? मैटर है। तो 3 बेसिक स्टेट हम लोग पहले से जानते हैं मैटर की। क्या है? कौन बता रहा है मुझे? कौन कौन से मैटर हैं जो आप लोगों ने पहले से जिनको आप जानते हो? फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस, ठीक है? इस तरह से ये 3 स्टेट ऑफ मैटर नेचुरल अकरिंग स्टेट्स हैं। प्लाज्मा ये भी एक नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर है। वन मैन मेड है दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड। ये 5 टाइप के स्टेट ऑफ मैटर मैंने आपको बता दिए। इनमें से एक जो है मैन मेड है दैट इज बोस आइंस्टीन, और प्लाज्मा जो होता है ये भी नेचुरल अकरिंग है। प्लाज्मा क्या है? जब हम लोग गैस को बहुत हीट करें तो उसके बाद वो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स में क्या होता है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं, दैट इज प्लाज्मा। जबकि बोस आइंस्टीन जो होता है वो सॉलिड का ही एक फॉर्म है जिसमें मूवमेंट नहीं होती। आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, सॉलिड किस तरह से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड किस तरह से गैस, और गैस किस तरह से प्लाज्मा में चेंज होता है। साथ में उनके प्रोसेस के नाम भी लिखे हुए हैं जो आपको याद रखने। 3 मैंने आपको बताया था, सॉलिड लिक्विड गैस हमारे लिए बहुत कॉमन है। गैस का देखो, आयनाइजेशन एंड डीआयनाइजेशन। गैस से प्लाज्मा में चेंज होना आयनाइजेशन, और प्लाज्मा से वापस गैस में आना डीआयनाइजेशन। ऊपर डायग्राम देखो जरा, एग्जाम्पल देखो, सॉलिड का डायमंड, जूस है लिक्विड का, क्लाउड है गैस का, और आयनाइज्ड नियॉन गैस जिसमें कि आयंस है, प्लस और माइनस है, दैट इज प्लाज्मा। यही मैं आपको बता रही थी, ठीक है? प्लाज्मा के अंदर क्या मिलते हैं? आयंस मिलते हैं। यही डिफरेंट है उसमें और किसमें? गैस में। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? सो मैटर हम बात कर चुके हैं उसके अंदर के किस मटेरियल से वो मिलके बनता है। तो अगर हम लोग देखें कि वो किस टाइप का मटेरियल है, यानी वो फिजिकली सेपरेबल है या नहीं है। अगर है तो उसको हम कहेंगे मिक्सचर, अगर नहीं है तो हम उसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उसके बाद अगर हम मिक्सचर को आगे डिवाइड करें, मिक्सचर को आगे तोड़ने की कोशिश करें, तो देखिए कि उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है या नहीं है। यूनिफॉर्म समझते हो? हर जगह पे जहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है सेम है, अच्छे से घुला है या नहीं घुला है, ऐसा मिक्सचर क्या कहलाएगा? अगर घुला है यस, देन होमोजीनियस मिक्सचर, और अगर नहीं घुला है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस तरह से मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन वर्ड भी यूज़ करते हैं। हेट्रोजीनियस जो होता है वो 2 टाइप का हो सकता है, वन इज कोलाइड एंड अदर इज सस्पेंशन। ये भी क्या होते हैं? टाइप होते हैं किसके? हेट्रोजीनियस के, जो हम लोग फ्यूचर में आप लोग पढ़ने वाले हो इन दोनों को अच्छे से, तो नाम याद रखना। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। अगेन, इज इट केमिकली डिकम्पोज्ड और नॉट? अगर येस देन कंपाउंड, और अगर नहीं तो एलिमेंट। यहीं से हमारे पास ये 2 वर्ड आते हैं, कंपाउंड एंड एलिमेंट। इसमें एक और वर्ड आता है मॉलिक्यूल। तो आप लोगों को मुझे बताना है ये चीज़। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। तो मैं एलिमेंट बता देती हूँ आपको उससे पहले। एलिमेंट जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या होते हैं? अगर एक टाइप के एटम जो होते हैं आपस में कंबाइन हो, एक ही टाइप के एटम अगर आपस में कंबाइन हो तो वो मिलके क्या करते हैं? एलिमेंट को बनाते हैं। क्लियर हुई बात? क्या बोला मैंने? ऐसे बात आई समझ में? एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं जो एक ही टाइप के क्या होते हैं? एटम से मिलके बनते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई बात? चलो कंपाउंड की बात करते हैं। तो कंपाउंड से पहले हमारे पास एक वर्ड आता है जिसको मैंने कहा मॉलिक्यूल। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। बताओ जरा, व्हाट डू यू थिंक?
सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मैंने बताया था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों में एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, बट क्या डिफरेंट होता है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो एलिमेंट, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेम और सेम ना भी हो, यानी डिसिमिलर एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे N2, O2, H2, ये सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, प्लस उनका एक बार जैसे एलिमेंट ने कंबाइन होके कंपाउंड बना दिया तो उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो छिप जाते हैं। उसके बाद प्लस उनको फिजिकली सेपरेबल करना पॉसिबल नहीं होता। ये जो होते हैं कंपाउंड होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए एक टर्म, एक स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको, दैट ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल आर कंपाउंड। ठीक है, एक बार इसको लिख के देखना मैं क्या बोल रही हूँ, आपको समझ में आएगा। ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम अभी 11th में भी देखेंगे, 12th में भी देखेंगे, बट ये होती क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको शो करने के लिए या जिनको दिखने के लिए उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसका हम देखना चाह रहे हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज ना होना पड़े, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जब भी ये होती हैं, इससे केमिकल कंपोजिशन जो है चेंज हो जाता है। क्लियर हो गई बात। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन होगी जिससे उस मैटर का कंपोजिशन या उस सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज होगा ही होगा। ये क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जो सेकेंड डिफरेंस इनमें होता है वो होता है अमाउंट का। जो अमाउंट होता है उस पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता। उसका एक इंडिविजुअल अगर एक सिंगल पार्टिकल भी है ना सब्सटेंस का, वो तभी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने आसपास देखना है, किसी भी मैटर को उठा लो, उसका जो कलर है, उसका शेप है, उसका स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें, उसकी स्मेल कैसी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जबकि आप उसके अंदर कोई अदर केमिकल डालो जिससे वो रिएक्शन कर सके, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। नेक्स्ट मेजरमेंट का है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखो, ऐसी कोई क्वालिटी, ठीक है, प्रॉपर्टी जिसको आप लोग सेंस कर सकते हो किसी भी तरह से, ना उठा सके, ना बाहर नापो, या किसी भी तरह से अगर आप कर सकते हो तो उसको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। दो टाइप का सिस्टम था पहले, इंग्लिश और मैट्रिक। आजकल जो चलता है वो SI है। SI सिस्टम ने इन क्वालिटीज़ को, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया। वन इज बेस, जिनको हम लोग सिंपल फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। 7 है, देखो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो है ये दी गई हैं। बाकी जो अदर होती हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वो जो होती हैं वो इन्हीं से डिराइव होती है, यानी इन्हीं से उनका यूनिट भी निकलता है, डायमेंशन सब इन्हीं से निकलता है। ठीक है, तो देखो, लेंथ का जैसे मीटर है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, केल्विन, और इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है। मोल आप, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। बाकी इनके सिंबल भी दे रखे हैं, सिंबल आप देख सकते हो, क्योंकि हम इनको यूज़ करेंगे किस तरह से वो हम देखेंगे आगे चल के। क्लियर हो गया। SI यूनिट आप लोगों में से सबको क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ रहा है सब? ठीक है, नेक्स्ट जो मेजरमेंट का है दैट इज डिराइव यूनिट। पहले हमने देखी थी फंडामेंटल यूनिट, जिनको बेस यूनिट के नाम से भी जानते हैं। फिर है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव यूनिट में एग्जाम्पल है, इतने नहीं होते, बहुत होते हैं भाई। जैसे एरिया है, अगर मुझे कहा एरिया का यूनिट निकालो तो मैं कैसे निकालूंगी, बताओ? अब ये मत बोला आप ही निकालो, आपको बोला है, आपको बोला तो आप कैसे निकालोगे? एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अरे मीटर किसका यूनिट था, किसका था? लेंथ ही का था ना। तो लेंथ तो क्या थी, फंडामेंटल यूनिट। लेकिन ना ये एरिया क्या हुआ, डिराइव्ड, क्योंकि इसको इसका यूनिट निकालने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट की हेल्प लेनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, हम बोलते हैं मीटर क्यूब जो है इसका यूनिट होता है। तो कैसे निकाला हमने किसकी हेल्प ली, लेंथ की ली, सिंपल।
क्लियर हो गई बात। इसी तरह से आप अदर फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बहुत सारे बच्चे तो उनको लगता होगा ये मास और वेट एक ही चीज़ होती है, दोनों किलोग्राम में तो हम मेजर करते हैं। तो कोई बताना चाहेगा मास और वेट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? एक डायग्राम से मैं इसको समझाऊंगी, पहले ध्यान से देखना। देखो ये एक बच्चा, सेम बच्चा अर्थ पे है देन मून पे। जब ये अर्थ पे है तो इसका मास जो है 70 kg है, जबकि जो स्पेस में जाता है ये स्पेस मून कुछ भी ले लो तो इसका जो वेट है, अच्छा हाँ मून मत लो, मून में मैं बताऊंगी क्यों नहीं लेना है, स्पेस में लो तो इसका वेट जो है 0 आया। मास सेम है, वहाँ भी 70 वहाँ भी, लेकिन वेट वहाँ 686 न्यूटन में दे रखा हो, और लेकिन यहाँ क्या है 0। क्यों भाई, ऐसा क्यों? कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों? यस, जो मास होता है वो किसी भी अदर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। अदर फैक्टर से मेरा मतलब यहाँ पे किससे? ग्रेविटी से। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट ऑब्जेक्ट पजेस। उसके अंदर कितना अमाउंट में कोई मैटर है उस पर डिपेंड करता है, जबकि वेट जो होता है उस ऑब्जेक्ट पे कि उसके खुद के मास के कारण ग्रेविटी उसको कितना पुल कर रही है। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स एक्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कितने फोर्स से उसको खींच रही है, दैट इज वेट। जबकि मास क्या है, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पजेसेस है। ठीक है, एक दो और डिफरेंस देखो इसमें, जैसे मास इज कांस्टेंट ऑफ फॉर अ बॉडी, वो आप लोगों ने अभी एग्जांपल में भी देखा किस तरह से उसका मास चेंज नहीं हो रहा। उसको लोकेशन कहीं पे ले जाओ, पोल पे ले जाओ, इक्वेटर पे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एक्टिविटी भी है मेरे ख्याल से, आपकी क्लास में पिछली छोटी क्लासेस में थी, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर एक ही लड़का इक्वेटर पे है तब उसका वेट अलग है, जबकि पोल पे है तो अलग है। तो वेट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे, इसलिए वो जगहों के हिसाब से चेंज हो जाता है। पर दोनों में एक चीज़ क्या है, सेम ये है कि दोनों को हम किलोग्राम में नाप सकते हैं, लेकिन दोनों का SI यूनिट जो है अलग अलग है। मास का किलोग्राम है जबकि वेट का न्यूटन है। SI यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, यूनिट तो किलोग्राम में वेट को भी नापते हैं, लेकिन SI यूनिट जो है वो क्या है? वेट का न्यूटन। नेक्स्ट आपके पास कुछ टर्म्स थे जिनकी डेफिनेशन मैं करा देती हूँ। फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। मास की जगह पे सिर्फ आपको वेट चेंज करना है। होता क्या है, मुझे किसी सॉल्यूशन का निकालना, उसके अंदर दो कंपोनेंट होता है, वन इज सोल्यूट, वन इज सॉल्वेंट। तो अगर मुझे मास परसेंट निकालना है सोल्यूट का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। अगर सॉल्वेंट का निकालना होता, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। ऐसे अगर वेट का निकालना है तो वहाँ पे जस्ट मास की जगह पे वेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसका यूनिट क्या होगा, कौन बता रहा है? वेट का यूनिट लेस होता है। ये यूनिट कहाँ से होगी? मास और मास कैंसिल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन वही दो कंपोनेंट का होता है किसी सॉल्यूशन में, अगर दो से ज़्यादा तो दो से ज़्यादा का भी निकल सकता है। यहाँ पे मैं आपको दो ही कंपोनेंट के हिसाब से निकाल रही हूँ, वन इज सोल्यूट, वन इज सॉल्वेंट। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको मोल्स पता होने चाहिए। ठीक है, मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, अगर हमें किसी भी कंपोनेंट का निकालना है। ऐसे सॉल्वेंट का निकलता है मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। एंड किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है, चाहे उसके अंदर कितने भी कंपोनेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कोई सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल है सोल्यूट के अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और उसके यूनिट क्या होनी चाहिए? लीटर। अगर मुझे इसका यूनिट निकालना है मोलैरिटी का, ठीक है, तो इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है? अभी हमने ऐसा यूनिट पे देखा था, मोल ही होता है, MOL करके, और सॉल्यूशन जो है लीटर में उसने पहले ही कहा है L, तो मोल पर लीटर इसका क्या हो जाएगा? यूनिट। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या चेंज होता है? ऊपर का तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन अपॉन में क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मास कब निकालेगा? जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ये भी दिमाग लगाना इसमें साथ में। तो इस तरह से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर kg, मोल पर किलोग्राम। क्लियर हो गई बात? यहाँ आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ईजी थी, प्लस
ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट है बहुत डीप जाना है इनमें, इन सब चीज़ों को क्लियर करना ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्या कर सकें, अपना नेक्स्ट टॉपिक कर सकें। ऐसा तो नहीं है काम नहीं आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में केवल बेसिक इंट्रो था, कोई डाउट होगा आपको पता है काम पूछना है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।